शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर बलिया से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया मंचलों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। उन्होंने कहा कि मंचलों बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाया तो रावण और कंस जैसा हाल होगा। किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाई तो दुर्गति तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मंचलों और बदमाशों को एक संदेश दिया है। आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने से ही ये प्रदूषण बढ़ा है। पूरा पंजाब प्रदूषण से भरा हुआ है। हवा चलने से पंजाब से धुएं दिल्ली एनसीआर में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ही दिल्ली एनसीआर में स्थिति इतनी खराब हो गई है। नासा की सैटेलाइट भी प्रदूषण का हाल बता रहे हैं। वहीं प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ सभी को सहयोग और साथ मिलकर काम करना होगा। कल मैं गाजियाबाद गया था, दिल्ली में गया था। परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भी मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भी थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था। हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। इस बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पर अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि INDIA गठबंधन को कांग्रेस ने धोखा दिया। मध्य प्रदेश चुनाव में करीब से देखा है हमने। चंदला विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी की सभा में शामिल होने पहुंचे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यहीं पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि INDIA गठबंधन को ही उन्होंने धोखा दिया है। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया तो
वाराणसी से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यहां आईआईटी बीएचयू में बयानबाजी को लेकर केस दर्ज हुआ। अखिल विद्यार्थी परिषद ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। धारा 505 और 502 के तहत केस दर्ज हुआ है। वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर केस दर्ज हुआ है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, किस मसले को लेकर यह केस दर्ज हुआ है? देखिए, आईआईटी बीएचयू छेड़खानी के मामले को लेकर के, गलत बयानबाजी को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अजय राय वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक इस मामले में लगातार बयानबाजी किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक बार सत्ता पक्ष के लोगों के शामिल होने की बात कही, तो वहीं प्रयागराज में बयान देते हुए उन्होंने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को भी शामिल होने की बात कही थी, जिसपे विद्यार्थी परिषद के छात्रों का आरोप है कि विद्यार्थी परिषद के जो संगठन है उसको धूमिल करने की, छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अजय राय के पास किसी तरह का आधार नहीं है, वो गलत बयानबाजी की है, जिसको लेकर के छात्रों ने वाराणसी के लंका थाने में तहरीर दिया और उसके बाद गलत बयानबाजी को लेकर के 505 और 502 के अंतर्गत उनके खिलाफ वैमनस्यता फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी रवि, और दूसरा मसला जो छात्रों की नाराजगी का था, क्या उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई? जी देखिए, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लगातार पुलिस और आईआईटी बीएचयू प्रशासन के बीच में बैठक चली है। मैराथन बैठक के बाद सुरक्षा को लेकर के कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन अगर बात की जाए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के 24 घंटे के ऊपर की घटना हो चुकी है। अभी भी पुलिस के हाथ लगातार खाली जा रहे हैं। जो आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि शुरू हो गई है। अजय राय ने जिस तरह के बयान दिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं को, छात्रों को वो बात पसंद नहीं आई, जिसे लेकर अब केस भी दर्ज हुआ है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ कैंपस में छेड़खानी मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और अब इस पूरे रास्ते पर ही लाइट्स लगवाई जा रही हैं। ये रूट जो कि शाम के वक्त, रात के वक्त अंधेरे में डूबा रहता है, यहां पर आने जाने में कई बार सुरक्षित माहौल नहीं होता, तो यहां लाइट्स के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि रोशनी रहे। और दूसरे चरण में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात हो रही है। बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी मामले में एक्शन अब दिखने लगा है। हालांकि अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। चूंकि जब घटना हो गई उसके बाद बीएचयू आईआईटी की ओर से अब कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिन पर आप ये देखिए इस जगह जहां पर घटना हुई थी वहां पर भी अब 2-2 लाइट लगाई जा रही हैं। तो फिलहाल कई सारे जो उपाय हैं उनकी ओर अब बीएचयू आईआईटी बढ़ रहा है ताकि ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि पहले भी अगर कुछ अलर्टनेस होती तो शायद ये घटना ना हो पाती। फिलहाल अब घटना को लेकर पूरी तरीके से ड्राइव जो है सुरक्षा का वो चलाया जा रहा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उधर संभल में गैस सिलेंडर से लीकेज होने के बाद घर में आग लग गई। खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। कुड़ फतेहगढ़ थाना के गांव डारनी का ये मामला है, जहां पर घर में खाना बनाते वक्त देखिए हादसा किस तरह से हुआ। सिलेंडर से लीकेज की वजह से आग धधकने लगी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है इस हादसे में। सहारनपुर से खबर, गारमेंट की दुकान में लगे इन्वर्टर और बैटरी के ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें घटना 3 दिन पुरानी है। इस हादसे में व्यापारी झुलस गया था, लेकिन इलाज के दौरान व्यापारी की मौत की खबर आई। हादसे का वीडियो अब जाकर सामने आया है। थाना बेहट क्षेत्र का ये मामला है। उधर रायबरेली में विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक महिला के पास फोन आया था कि स्कूल गए उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। महिला जैसे स्कूल की तरफ निकली तभी बोलेरो सवार कुछ बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। पुलिस ने महिला के पति की तहरीर पर केस दर्ज किया है। ऊंचाहार थाना इलाके के धर्मदासपुर का ये मामला है।
कानपुर देहात से खबर, 3 भाइयों ने मिलकर चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। 2 आरोपी फरार हैं, एक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। थाना देवराहट क्षेत्र के गांव गौरी के पास ये वारदात हुई है। भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व एमएलए विजय मिश्र दोषी करार दिए गए हैं। गायिका से रेप के मामले में पेशी हुई थी एमपी एमएलए कोर्ट में। कल अब सजा का ऐलान होगा। पूर्व विधायक का बेटा विष्णु मिश्र और पोते विकास मिश्र को अदालत ने बरी किया है। सजा के बिंदु पर कल होगी कोर्ट में सुनवाई। पूर्व एमएलए विजय मिश्र की कोर्ट में पेशी हुई थी आज। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय एफटीसी फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत में विजय मिश्रा, उनके पुत्र विष्णु मिश्रा और ज्योति और विकास मिश्रा गैंग रेप मामले में सुनवाई थी, जिसमें फैसला जाना था, जिसमें बनारस की गायिका के साथ गैंग रेप मामले में फैसला हुआ है, जिसमें विजय मिश्र दोष सिद्ध किए गए हैं और उनके पुत्र विष्णु मिश्रा और पौत्र ज्योति और विकास मिश्रा बरी किए गए हैं। सजा के बिंदु पर सुनवाई कल सुबह ही 11 बजे होगी। उधर गाजियाबाद में एक लड़की पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाश ने हमला किया, जिसका वीडियो सामने आया है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। थाना मधुबन बापूधाम इलाके की ये तस्वीरें। जब अपने दफ्तर से लौट रही थी ये लड़की, तभी बदमाश आता है, उसे अकेले में उसका गला दबाता है और उसकी गर्दन पर ही नुकीले हथियार से हमला कर फरार हो जाता है। हालांकि उसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके आधार पर उसकी तलाश चल रही है। और अगली खबर देवरिया से, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और इस वारदात के बाद आसपास हड़कंप मच गया। मामला सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रुरौली गांव का है। बीती रात की ये बात है। युवक अपने ससुराल पहुंचा था और किसी बात पर पत्नी से अनबन हो गई, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को गोली मारी और वहां से फरार हो गया। उसने अपनी ही पत्नी को एक घरेलू पारिवारिक विवाद के बाद कहा सुने के बाद में गोली मारने की घटना है, जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में घर में निकले सांप को 2 लोगों ने लाठी से पीट कर मार डाला। किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सांप को रिकवर किया गया और अब इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही सांप पर हमला करने के मामले में कुछ लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, सदर कोतवाली इलाके के लालपुर इलाके में एक शख्स के घर में सांप निकला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। सांप से बचने के लिए इन्होंने लाठी से सांप पर अटैक किया, जिसमें सांप की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ग्रामीण की शिकायत पर कानपुर से पहुंची थी टीम। 20,000 की रिश्वत की मांग की थी इसने। 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई। भदोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान हाईवे से ट्रक से 40 लाख से ज्यादा कीमत का 3 क्विंटल गांजा बरामद किया। मौके से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। मामला ऊंच थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक ट्रक को रोककर जब तलाशी ली गई तो ट्रक में 10 बोरियों में 3 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। बताया यह जा रहा है कि ये खेप उड़ीसा से आ रही थी। ये गांजा जो ट्रक ड्राइवर है वो उड़ीसा का रहने वाला, ट्रक भी उड़ीसा की है, वहाँ से लेकर के ये आ रहा था और पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा है। जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार हुआ है मनोज कुमार रावत, ये उड़ीसा का रहने वाला है। इससे गिरफ्तारी हुई है। जो ट्रक मालिक है वो इसमें वांछित है, उसमें मुलजिम बनाया गया है और गिरफ्तारी तक इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इधर बागपत की दोघट पुलिस और सर्विलांस टीम की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि 2 अन्य तस्करों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस और मवेशी कटान के उपकरण बरामद किए हैं। इधर कानपुर देहात में एक शख्स ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने भाई और भतीजे पर हमला कर दिया। इस हमले में भतीजे की मौत हो गई, जब आरोपी का भाई घायल हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 शातिर फरार हैं। देवराहट थाना क्षेत्र के गौरी गांव का यह मामला है। इधर अंबेडकर नगर में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का मामला सामने आया, जिसके बाद शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनकी बुजुर्ग मां अन्य महिलाओं के साथ शाम के वक्त घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान वहां पहुंचे विनय सिंह ने महिलाओं के साथ मारपीट की। हाँ, ये प्रकरण आज मेरे पास प्रस्तुत हुआ है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है जांचोपरांत जितनी सत्यता है उसमें पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इधर महोबा में बेखौफ बदमाशों ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की है। घर के मुखिया को भी लाठी डंडों से पीटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना जैतपुर कस्बे के बजरिया मोहल्ले की है। इधर राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों से अपील की है कि मंदिर के निर्माण का ब्यौरा जारी किया है। उन्होंने अपील करने के साथ ही 22 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक देश के अलग अलग मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील की गई है। साथ ही ये भी अपील की गई है कि उस शाम सभी अपने अपने घरों के बाहर एक दीपक कम से कम जरूर जलाएं। मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि मठ मंदिरों में आरती, पूजन, भंडारे और प्रसाद का वितरण किया जाए। श्री राम, जय राम का सामूहिक जाप करें और शाम को अपने घरों के बाहर दीपोत्सव मनाएं। उधर कानपुर पुलिस के पेशाब कांड पर एक्शन हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, शहर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित ग्रीन पार्क चौराहे के सामने फास्ट फूड लेन है। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि डायल 112 में तैनात कांस्टेबल्स का एक ग्रुप शराब पीने के बाद फास्ट फूड खाने पहुंचा था। एक कांस्टेबल नशे में धुत था। आरोप है कि शराब के नशे में धुत कांस्टेबल दुकान पर ही पेशाब करने लगा। दुकान बंद थी, लेकिन खाने पीने की जगह होने की वजह से वहां मौजूद लोगों ने जब ऐतराज जताया तो कांस्टेबल गुस्से में आ गया और मारपीट शुरू कर दी। और एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। उस वीडियो में 2 व्यक्ति और उनके साथ में कई अन्य व्यक्ति और थे, वो गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा उनमें से एक व्यक्ति एक ठेले पर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मामले की जांच की गई तो उससे यह पता लगा कि उसमें से जो व्यक्ति पेशाब कर रहा था वो पुलिस वाला है। जांच अभी प्रचलित है। प्रारंभिक जांच में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर विभागात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई का है, जिसमें एल्विश का नाम सामने आ रहा है। एल्विश समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। वन्य जीव संरक्षण के तहत यह केस दर्ज हुआ। नोएडा सेक्टर 51 में पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो रेव पार्टियों में जहरीले सांप का जहर नशे के लिए सप्लाई करते थे। अब आरोपों पर एल्विश यादव ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। एल्विश का कहना है कि सभी आरोप झूठे हैं और वो पुलिस जांच में सहयोग करेगा।
जी गाइस, मैं हूं आपका अपना एलविश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अब आपको बताते हैं कि रेव पार्टियों में सांपों का क्या इस्तेमाल होता है। दरअसल ये खुलासा हुआ है कि सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता है इन पार्टियों के दौरान। न्यूज़ 18 ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। न्यूज़ 18 के पास पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के गौरव और इस केस के मुख्य आरोपी राहुल से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप है। ये ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं आपको, जिसमें गौरव ने एक सपेरा बनकर राहुल से बात की और मिलने की जगह और वक्त तय किया। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, ये जो सांप वगैरह आप बोल रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, ठीक है? मतलब कैसे बैन? मतलब गवर्नमेंट ने सांप रखना है ना, बैन कर रखे हैं। तो भैया मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्या है ना, हम सपेरे हैं, देखो। अच्छा, तो पहले क्या था, सांप बीन का खेल दिखा लिया करते थे, उसके बाद उन्होंने बैन करा दिए, तो अब ये वाला ग्रुप बना रखा है हमने बीन पार्टी का। ज्यादा जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो एक आध सांप अपने रिक्स पे ले आते हैं। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो, तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिक्स होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। भैया रिस्क क्या होगा? रिक्स ये होता है, सुनो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है एक, जो जैसे ये भीख मांगते हैं लोग और फॉरेनर को परेशान करते हैं, तो सांप वगैरह रखते हैं ना, उनको सबको वो अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसकी वजह से ये सब हमने रखना बंद कर दिया। तब ये बीन पार्टी का ग्रुप हमने शादियों में, पार्टियों में ये मतलब ये कर रखा है। इधर यूपी में एक बार फिर जापानी निवेशकों ने नए औद्योगिक निवेश को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी के साथ ही जापानी उद्यमियों के एक दल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में नए प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं। दोनों देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं तथा समान सामाजिक आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत जापान के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण भारत एवं जापान के बीच सदियों से मजबूत सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का